नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में बैठक करेंगे और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में शासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी मंथन करेंगे। पुलिस अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस बैठक के बाद ये देखना होगा, चूंकि अब उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम मुद्दे विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं। ऐसे में इस बैठक पर सभी की नजरें हैं। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ भी समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और प्रदेश में किस तरीके से कानून राज को और भी बेहतर तरीके से स्थापित किया जाए, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। क्या गाइडलाइंस निकलकर सामने आती हैं पुलिस के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे। बैठक में शासन और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। गृह विभाग के साथ भी एक समीक्षा बैठक होगी। कानून को लेकर चर्चा की जाएगी, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। राज्य में किस तरीके से कानून का राज हो और जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं उनको कैसे कम किया जा सके, इसको लेकर भी चर्चा होगी। अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पर छापेमारी भी की जा रही है। तमाम रिजॉर्ट के रिकॉर्ड भी देखे जा रहे हैं, होटलों के रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं और ऐसे में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। बैठक में तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अंशुमान अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमान, क्या अपडेट मिल पा रहा है इस बैठक को लेकर, कब से बैठक शुरू होगी और कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे? और वहीं देहरादून पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। आपको बता दें, दोपहर 12:30 बजे प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। किसान मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे बीएल संतोष। देहरादून पहुंच चुके हैं भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, उनका स्वागत किया गया। दोपहर 12:30 बजे प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारी जो हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। किसान मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे बीएल संतोष। देहरादून पहुंच चुके हैं और यहाँ किसान मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम में भी शिरकत बीएल संतोष करेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, देखना होगा क्या रणनीति बनाई जाती है। निकाय चुनाव को लेकर देहरादून पहुंचे हैं भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। दोपहर 12:30 बजे प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, समीक्षा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। आगामी चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार होगी। अंशुमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमान, बैठक को लेकर क्या जानकारी है, कब से बैठक शुरू होगी, कौन कौन बैठक में शामिल होगा? देखिए, आज क्योंकि आज जो बैठक है, एक तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वित्त विभाग की बैठक है और क्योंकि आज जो है बीएल संतोष उत्तराखंड में मौजूद हैं, तो आज एक पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। तो दो महत्वपूर्ण अहम बैठक आज उत्तराखंड में होने वाली है। उसके साथ ही आज चिंतन शिविर का भी आयोजन किया गया है, तो उसको लेकर लगभग 8 प्रदेशों के 400 पदाधिकारी उत्तराखंड में मौजूद हैं। तो उनको लेकर जो बीजेपी की आगे आने वाली रणनीतियां हैं उसको लेकर भी जो है आज बैठक की जाएगी। अंशुमान, देखिए, जो बैठक है ये कहा जा रहा है कि किसानों के लिए भी ये शिविर बेहद जरूरी है। किसान मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर है, किसानों के लिए क्या उद्देश्य है इस शिविर का? बिल्कुल राखी, निश्चित तौर पर क्योंकि बीएल संतोष यहाँ पर पहुंचे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और क्योंकि बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार जिम्मा उत्तराखंड को मिला है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव को लेकर 8 राज्यों के 400 पदाधिकारी उत्तराखंड में मौजूद हैं और क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल चिंतन शिविर में शामिल हुए थे, तो आज बीएल संतोष इसमें शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो ये है कि जो बीजेपी द्वारा जो योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो धरातल पर किस तरीके से उतरे और इसका किसान किस तरीके से फायदा ले पाए, इसको लेकर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको आगे की रणनीति समझाई जाएगी और उसके साथ ही उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा कि आखिर किसानों और के जहन में क्या बात है, वो क्या चाहते हैं सरकार से। इन सब बातों को लेकर उनसे बातचीत भी की जाएगी और उनको आगे की रणनीति के बारे में समझाया भी जाएगा। ठीक है अंशुमान, हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में आपसे अपडेट लेंगे।
और वहीं हरिद्वार में पंचायत चुनाव की मतगणना खत्म हो गई है। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। 14 सीटों पर बीजेपी ने पंचायत चुनाव में परचम लहराया है। 17 सीटों पर निर्दलीय, 8 सीटों पर बसपा की जीत हुई है, जबकि कांग्रेस ने जिला पंचायत की 4 सीटों पर कब्जा किया है। तो मतगणना खत्म हो गई, तस्वीर लगभग साफ थी। बीजेपी ने एक बार फिर से परचम लहराया है, लेकिन 17 सीटों पर निर्दलीय की जीत हुई है, 8 पर बसपा की जीत हुई है, और जबकि जिला पंचायत की 4 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। तो हरिद्वार में मतगणना खत्म हो गई। हरिद्वार पंचायत चुनाव की मतगणना खत्म, बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। ज्यादा से ज्यादा जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के चेहरे ही हैं जो जीते हैं। इस बार युवाओं ने और महिलाओं ने जीत अपनी ज्यादातर दर्ज कराई है, लेकिन 17 सीटों पर निर्दलीय भी जीते हैं, जबकि 8 सीटों पर बसपा की जीत हुई। 4 सीटों पर जिला पंचायत की 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। युवाओं में खासा जोश इस बार देखा गया। हालांकि कई जगहों पर आरोप भी लगे, पक्षपात के आरोप लगाए गए, लेकिन प्रशासन ने बातचीत कर उस मामले को समझा लिया और अब 14 सीटों पर बीजेपी ने पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराया है, जबकि 8 सीटों पर बसपा, 17 सीटों पर निर्दलीय और 4 पर कांग्रेस की जीत हुई है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आप भारत माता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा ने दमदार प्रदर्शन किया। अब तक के इतिहास में बीजेपी हरिद्वार जिला पंचायत में से 4 में से सबसे ज्यादा सीट कभी जीत नहीं पाई, लेकिन इस बार 14 सीटों पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की है। चुनाव परिणाम से साफ होता है कि जनता ने सीएम धामी के काम पर और उनके नीतियों पर मुहर लगाई है। हरिद्वार पंचायत चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन, मुख्यमंत्री धामी के काम, नीतियों पर जनता की मुहर। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को जीत की दी बधाई। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। सीएम धामी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रतिष्ठा का सवाल बने जिला पंचायत चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने इस बार 14 सीटें जीत ली हैं, जबकि इससे पहले पार्टी को महज 4 सीटों से ज्यादा पर जीत नहीं मिली है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार क्षेत्र में पिछले कुछ समय में कई दौरे किए हैं। स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री की मेहनत और काम को सराहते हुए उन्हें के उपहार दिया है। इधर पंचायत चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत और उनकी बेटी कुछ खास नहीं कर पाई। विधायक अनुपमा रावत के क्षेत्र से 4 सीटों पर कांग्रेस बुरी तरह हारी है। सबसे अधिक सीटें पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के क्षेत्र से मिली हैं, जहां 7 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। उधर लक्सर में भी भाजपा ने 3 सीटें जीती हैं। यहां 1 सीट से कांग्रेस के संजय सैनी को जीत मिली है, जबकि रानीपुर की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। रानीपुर से चमन चौहान अपनी पत्नी को जीत दिलाने में कामयाब हो गए हैं। औरंगाबाद से भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के इस शानदार प्रदर्शन से तय हो गया है कि मुख्यमंत्री धामी के काम और उनकी नीतियों पर जनता ने अपनी मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जसवीर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसवीर, परचम लहराया है बीजेपी ने, एक बार फिर से साबित कर दिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सब कुछ मुमकिन है। राखी, सही बात है। 14 सीटें कहीं ना कहीं मायने रखती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक के जिला पंचायत के इतिहास में भाजपा को केवल 3 या 4 का आंकड़ा ही भाजपा पार कर पाई थी, लेकिन इस बार 14 सीटें मिलने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है। और इस बार इसका सीधे सीधे मुख्यमंत्री के विकास कार्यों और उसकी पूरी टीम को जाता है। और ये कहा भी जा रहा कि अब ये तय हो गया है कि बोर्ड जो है वो भाजपा का ही बनना है। हालांकि इस बार बसपा और कांग्रेस
न एडी चोटी का जोर लगा, लेकिन आपसी कल है, कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान दे पाई। और जिस तरह से बसपा का हासिल हुआ, कांग्रेस तो पहले से ही कमजोर चली आ रही थी, कांग्रेस की 4 सीटें मिलना भी उसके लिए कहीं ना कहीं अपने को अच्छा महसूस कर रहे, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि जिस तरह से अनुप रावत और हरीश रावत की पूरी ताकत के बावजूद वो अपने ही क्षेत्र में बुरी तरह हार गए, कि उनका एक भी प्रत्याशी नहीं जीता। तो वहीं बसपा के जितने दो एमएलए भी पूरी एडी चोटी का जोर लगा करके मात्र 8 सीटें ही निकाल पाए, और उसमें भी वो हासिल हुआ जहां अक्सर बसपा गढ़ माना जाता था, वहीं नारसन, भगवानपुर, इन क्षेत्रों में भी बसपा की प्रगति हुई। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार जिस तरह से मतलब आने वाले चुनाव के लिए, यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा था, उसका भी कहीं ना कहीं इसमें इफेक्ट पड़ेगा, ये भी तय माना जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए जिसमें जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं उससे एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री को लोग जितना पसंद करते हैं और उसी बिना पर वोट भी देते हैं, तो लोकसभा में किस तरीके की तस्वीर सामने आएगी उसकी झलक हमने इन चुनावों में देखी है। आज से जोड़तोड़ शुरू हो गई है। अब जिला पंचायत का बोर्ड हो सकता है 1-2 दिन के बीच में ही ये भी मतलब तस्वीर साफ हो जाए कि भाजपा में अभी हालांकि कोई चेहरा अपना मतलब सामने नहीं लाई है भाजपा, लेकिन हो सकता है कि आज शाम तक जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री निशंक मोर्चा संभाले हुए हैं और जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह ने राष्ट्रीय रणनीति बना ली थी, साथ में तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं सतीशानंद स्वामी, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि पूरा बोर्ड जिला पंचायत का भाजपा का हो, और अब चेहरा तय करना बाकी रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जसवीर। और वही अंकिता भंडारी की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा होगी। आपको बता दें कि भाजपा के द्वारा अंकिता की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा की जाएगी। सभी जिलों में होगी श्रद्धांजलि सभा, बेटी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो बीजेपी की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सभी जिलों में अंकिता की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा की जाएगी। सभी जिलों में होगी ये श्रद्धांजलि सभा। अंकिता भंडारी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। बीजेपी की तरफ से सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और श्रद्धांजलि सभा में भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो अंकिता भंडारी को दी जाएगी। अंशुमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमान, भावभीनी श्रद्धांजलि अंकिता को दी जाएगी, हर जिले में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बिल्कुल राखी, देखिए 13 जिले और 252 मंडल है यहाँ पे, और सभी जगह पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर पहले निर्देश दे दिए गए थे और प्रदेश अध्यक्ष ने साफ ये भी निर्देश दिए हैं कि हरिद्वार में जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है पंचायत चुनाव में, उसको लेकर किसी प्रकार का उत्सव ना मनाया जाए, क्योंकि पहाड़ की बेटी की हत्या हुई है तो उत्सव ना मनाए और शांतिपूर्ण ढंग से इसको सेलिब्रेट करें। और उसके साथ 252 मंडलों में सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी अंकिता को। और अगर उत्तराखंड की बात करें, खास करके देहरादून, तो आज 12:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष क्योंकि यहाँ पर पहुंचे हैं, तो 12:30 बजे अंकिता को श्रद्धांजलि देंगे वो और उसके बाद अपने कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन उसके साथ ही समस्त 13 जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिल्कुल अंशुमान, देखिए और इस पूरे मामले के बाद जिस तरीके से बीजेपी की किरकिरी हो रही है, यह कहा जा रहा है कि पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री ना उनकी तरफ से कोई भी पहुंचा है। ऐसे में दाग कम धुलेंगे तो नहीं, लेकिन कुछ कम जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि क्योंकि पहाड़ की बेटी के साथ जिस तरीके से ये उनकी जिस तरीके से दुर्दशा हुई, जिस तरीके से व्यवहार उनके साथ किया गया, ये निंदनीय है वास्तविकता से। हालांकि SIT अपनी जांच कर रही है और अब 3 दिन के रिमांड पर आरोपियों को लिया गया है, तो उनसे पूछताछ की जाएगी और लगातार इसकी जांच चल रही है। जांच के बाद ये क्लियर होगा कि आखिर किस तरीके से कैसी हरकत की गई थी। लेकिन ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर समस्त 252 मंडल और पूरे 13 जिलों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, तो इसे थोड़ी जो शांति मिलेगी ही। मुख्यमंत्री कहां पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे अंशुमान, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि अभी रानी पोखरी में जिस तरीके से पिछले कुछ दिन पहले जब आपदा आई थी तो उस समय जो पुल टूटा था उसका निर्माण फिर से हो गया है, तो उसके अभी उसमें उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और उसके बाद क्योंकि बात की आज मुख्यमंत्री की एक बैठक है, तो मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे और उसके साथ हो सकता है 12:30 बजे मुख्यमंत्री शामिल हो, क्योंकि BL संतोष यहाँ पर मौजूद है, तो उस कार्यक्रम में शिरकत मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अंशुमान।
और वहीं हरिद्वार जिला पंचायत में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन करके एक इतिहास रच दिया है। लक्सर, हरिद्वार ग्रामीण और बहादुराबाद क्षेत्रों में तो भाजपा का जलवा ही रहा। हालांकि लक्सर के निरंजनपुर सीट पर भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता अपनी साख नहीं बचा पाए। वहीं कांग्रेस के संजय सैनी के पूर्व विधायक के भाई विजय नीति को करारी शिकस्त दी है। आपको बता दें कि लक्सर में कांग्रेस केवल एक सीट निरंजनपुर पर ही जीत हासिल कर पाई है। उधर खानपुर में बसपा के चौधरी राजेंद्र सिंह ने जीत हासिल की है। तो सिर्फ 4 सीटें ही कांग्रेस के नाम रही, जबकि ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती। 17 सीटें निर्दलीय जीते और वहीं 8 सीटें लगभग बसपा ने अपने नाम की है। जनता का बहुत ही प्यार, सहयोग एवं समर्थन मिला। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की और क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूं। उन्होंने मुझे काम करने का अवसर दिया, उससे मैं अभिभूत हूं और बहुत अच्छा महसूस। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे मेरे पे जो विश्वास दिलाया है, ये हमने जो मेहनत करी है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता या मैं जैसे कह लूँ मंत्री, तो वो सभी हमारे सहयोग में रहे हैं। सभी का समर्थन रहा है, सभी का साथ रहा है। ये इस कड़ी को लेते हुए हमने ये सीट हम जीत गए हैं। अंकिता हत्याकांड में राजस्व पुलिस भी एसआईटी के रडार पर है। एसआईटी ने राजस्व कर्मियों से अंकिता मामले को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की जांच में देरी से राजस्व पुलिस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिनके जवाब एसआईटी तलाश रही है। अंकिता हत्याकांड में रडार पर राजस्व पुलिस। एसआईटी कर रही है राजस्व कर्मियों से पूछताछ। मामले की जांच में लापरवाही पर पूछताछ। सीएम धामी ने हर पहलू की जांच के निर्देश दिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड की गहराई से जांच के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी गठित की है। मुख्यमंत्री ने एसआईटी के आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने और हर पहलू की गंभीरता से जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर एसआईटी मामले को हर एंगल से खंगाल रही है। इस मामले में राजस्व पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अंकिता के लापता होने की जानकारी परिजनों ने सबसे पहले राजस्व पुलिस को ही दी, लेकिन 4 दिनों तक राजस्व पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसे देखते हुए एसआईटी की टीम यमकेश्वर तहसील क्षेत्र के सभी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि आरोपी पुलकित आर्य का बनांतरा रिजॉर्ट पौड़ी जिले के यमकेश्वर तहसील क्षेत्र में पड़ता है। ऐसे में राजस्व विभाग के कर्मी क्यों 4 दिनों तक इतने गंभीर मामले में लापरवाह बने रहे, एसआईटी इसकी पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही एसआईटी ने आरोपी पुलकित आर्य और बाकी 2 आरोपियों की रिमांड के लिए कोटद्वार कोर्ट में याचिका दायर की है। एसआईटी प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी ने कहा है कि आरोपियों से पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी एसआईटी से लगातार इस मामले से जुड़े अपडेट ले रहे हैं। सीएम ने साफ किया है कि उत्तराखंड की बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों पर कार्रवाई बेहद सख्त होगी, जो भविष्य के लिए एक नजीर बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं मंडल मुख्यालय पौड़ी में सड़कों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ छात्र द्वारा रैली निकाली गई। आपको बता दें कि अंकिता के दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर यह रैली निकाली गई। तो वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे जन समुदाय ने जिला अधिकारी को बदलने तक की मांग की है। इस मौके पर वक्ताओं ने जिला अधिकारी से अंकिता हत्याकांड से जुड़े वीआईपी के नाम का खुलासा करने की भी मांग की। हम शुरू के दिन से इस केस को देखते आ रहे हैं और आज 18 तारीख के बाद मैं आज ही वापस यहाँ पौड़ी जनपद में भी आई हूँ। जितना हम देख रहे हैं, जितना मामलों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे सत्य है कि साक्ष्यों को छुपाया जा रहा है। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य वास्तविक तौर पे क्यों बाहर है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस इन्हें क्यों रिमांड में नहीं ले रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इतने दिनों से हम बोल रहे हैं, आज 10 दिन हो गए, कितनी दूर सरकारें सिस्टम में पहुंची है इस कार्रवाई को आगे लेके। हमें नहीं लगता कि इसमें जांच के क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या रिजल्ट आज तक आए हैं। ये विषय बड़ा संवेदनशील हो चुका है। छात्र संघ के द्वारा जो है आज सुबह एक रैली का आयोजन किया गया था। 11 बजे से रैली शुरू होनी थी और उसके पश्चात फिर वो अपना बात को रखने के लिए कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने के लिए वो आए थे। आज की जो एक दिशा की बैठक थी, उस कारण से मेरा आना नहीं हो पाया था, लेकिन उनके द्वारा ये बार बार आग्रह किया जा रहा था कि जिलाधिकारी महोदय से हम लोग वार्ता करना चाहते हैं और मैं ज्ञापन देना चाहते हैं।
और वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया में भ्रम फैलाने पर उत्तराखंड पुलिस में सख्त कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अंकिता हत्याकांड पर भ्रम फैलाने पर खैर नहीं, पुलिस की भ्रामक पोस्ट पर कार्रवाई की चेतावनी। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मनगढ़ंत पोस्टें, आरोपियों को फायदा पहुंचाने की हो रही कोशिश। उत्तराखंड को झकझोर देने वाले अंकिता हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया में आ रही भ्रामक पोस्टें पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई हैं। ऐसे में पुलिस ने ऐसी पोस्ट डालने वालों के खिलाफ एक्शन की चेतावनी जारी कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी इस मामले को खंगाल रही है, जिससे आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा किया जा सके। लेकिन अंकिता हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया में मनगढ़ंत पोस्टें डाली जा रही हैं, जिनमें खास तौर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है, इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। ऐसे में मनगढ़ंत पोस्टें सोशल मीडिया में डालकर जांच को उलझाने की कोशिश हो रही है, जिससे कहीं न कहीं आरोपियों को फायदा मिलेगा। इसलिए अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी पोस्ट या भ्रामक जानकारी डालने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने अपील की है कि लोग अंकिता मामले में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से अपनी बात रखें, वरना उन पर सख्त कार्रवाई के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं विधानसभा में नियमों के खिलाफ हुई भर्ती को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को आड़े हाथों ले रही है। हालांकि इस पूरे मामले में नियमों के विरुद्ध हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा ने विधानसभा में हुई लोगों की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अंकिता भंडारी कांड के बाद टिहरी जिला प्रशासन ने होटलों और रिजॉर्ट में जाकर पूरी अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया। घनशाली, चमियाला, कांडा ताल सहित आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन की पूरी टीम काम कर रही है। कई होटल के मालिकों को नोटिस भी दिया गया है। हिंदी खबर के संवाददाता ने रामजीत शरण शर्मा से इन मुद्दों पर खास बातचीत की है। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर अब जिला प्रशासन भी सतर्क हो चुका है। अब जिला प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र या तपोवन हो चाहे घनसाली हो, आपका अन्य जो क्षेत्र है जहाँ छोटे छोटे रिसोर्स बनाए गए हैं, होटल्स बनाए गए, वहाँ निरीक्षण किया जा रहा है। कुछ हमारे साथ है अपर जिलाधिकारी टिहरी जी, जो रिसोर्ट जो बनाए गए, होटल्स जो आसपास के क्षेत्रों में बनाए गए, किस तरह का शासन द्वारा निर्देश है, क्या कार्रवाई की जा रही है? शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिन क्षेत्रों में रिसोर्ट बने हुए उनका परीक्षण कर लें। अगर कोई रिसोर्ट ऐसा है जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के बना हुआ है और जिसमें कुछ इस तरह की संदेहास्पद गतिविधियां हैं, उनकी जांच की जाए। तो हम सब लोग टीम बना के रिसोर्ट्स का इंस्पेक्शन करा रहे हैं। साथ ही में ये व्यापारियों से भी कहना चाहूंगा कि जो लोग नियमों का पालन कर रहे हैं उनको किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई किसी प्रकार की उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं है। अगर वो नियमानुसार संचालित है, उनके पास पर्यटन विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन है, तो वो हमें सहयोग करें इसमें। जी जरूर जो है अपर जिलाधिकारी का कहना है कि हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट बाहर से आते हैं, लेकिन टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनके मन में एक डर न रहे, इसको लेकर प्रशासन भी जो है लोगों से अपील कर रहा है। व्यापारियों और आम जनता से प्रशासन अपील करता है कि जो रिसोर्ट चलाए जा रहे हैं, जो होटल्स है, वहाँ किस तरह की गतिविधियां हैं, कई तरह उन्होंने जो है इसमें निरीक्षण किया है। अगर जो वैध पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी और जो अवैध पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रशासन का कहना है। लेकिन शासन के निर्देश के बाद अब टिहरी जिला प्रशासन भी जाग चुका है। आसपास के क्षेत्रों में बड़ी तादाद में प्रशासन टीम जा रही है और निरीक्षण कर रही है। जगह तो बाद हिंदी खबर टिहरी। तो फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।